सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के नेक्स्ट एस्पेक्ट को। बात करें आज के टॉपिक की तो आज हम लोग देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद बनता है, यानी किन किन प्रोसेस से गुजरते हुए यूरोप में राष्ट्रवाद बनता है। जैसे हमने पढ़ा था कि हर देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट किया करती है, तो उन सभी डाइवर्सिटीज को टैकल करना, एकोमोडेट करना और सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को इमर्ज करना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो हम इस पूरी हेडिंग के माध्यम से शुरुआती प्रोसीजर को शुरू करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे यूरोप में कैसी डाइवर्सिटीज थी और उस डाइवर्सिटीज में क्या क्या घटनाएं घटी। सो स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहले अगर बात करें तो एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन 2025-26 में सीबीएसई के द्वारा जो सिंपल पेपर लॉन्च किया गया है उसमें से है, यानी कि जो हमने अब तक पढ़ा उसमें से भी एक क्वेश्चन हमें अभी देखने को मिल जा रहा है, और वो भी क्वेश्चन एमसीक्यू में टोटल 1 मार्क्स का हमें देखने को मिल जा रहा है। तो इसका आंसर आप शायद बता सकते हैं, इसको तुरंत देखें और तुरंत इसका आंसर बताएं कि कॉलम ए और कॉलम 2 को क्या करना है, मैच करना है। कि फ्रेडरिक शोजो क्या था, फ्रेंच आर्टिस्ट। इसके बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या थी, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। उसके हाथ में क्या था, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। फॉरग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये क्या था, यानी मूर्ति, यानी इस पिक्चर में फोरग्राउंड में क्या दिख रहा था, तो सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, जो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो निरंकुशता के जो सिंबल्स थे वो सब टूटे फूटे बिखरे हुए फोरग्राउंड इमेज में हमें देखने को मिल रहे थे। और सोरियस के जो यूटोपियन विजन था उसको उसने क्या नाम दिया था, तो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, यानी फर्स्ट का फोर्थ में और सेकेंड का फर्स्ट में, एंड सी का आपका जाएगा सेकेंड में और डी का जाएगा थर्ड में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर। तो इसलिए हमने कहा था कि जो पहला पिक्चर है फ्रेडरिक शोरियो का वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। हमने एक लेक्चर पढ़ा, 1 नंबर का हमारा फंसता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि हम एक एक टॉपिक को ब्रेक डाउन करते हुए एक एक पॉइंट को टू द पॉइंट डिस्कशन आने वाले सभी सेशंस में इस चैप्टर का करने वाले हैं। सो बात करें आज की सेशन की, तो आज के सेशन में यूरोप में अब राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ, इमर्ज कैसे होगा, किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए यूरोप में राष्ट्रवाद की व्यवस्था बनना शुरू होगी। लेकिन उसके पहले अगर बात करें द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, उसमें लिखा है कि इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी, यदि आप 18वीं सदी की मध्य का जो यूरोप का मैप अगर देखें, मिड 18th सेंचुरी की अगर बात करें और उस समय अगर यूरोप का मैप देखें, तो यूरोप यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। जैसा कि हम आज यूरोप के सभी देशों को देख रहे हैं, ऐसा वो पहले नहीं थे। यानी कि अगर आप 18वीं सदी के मध्य में, यानी 18वीं सदी के मध्य में आप यूरोप का मैप देखते हैं, तो जैसा आपको आज दिख रहा है, यूरोपियन कंट्री जैसी आज दिख रही है, वैसे आपको उस वक्त देखने को नहीं मिली थी। उस वक्त जितने भी यूरोपियन जो टेरिटरीज थी वो सभी एम्पायर में बटे हुए थे, एम्पायर में डिवाइडेड थे। यानी कि व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज एंड कैंटोन्स whose rulers had their autonomous territories। यानी ये सभी अलग अलग टेरिटरीज में बटे हुए थे, जिसमें किसी को किंगडम्स, डचीज या कैंटोन्स बोलते थे, और इनके जो रूलर्स थे ऑटोनॉमस क्या टेरिटरीज पे अपना जो है शासन किया करते थे, पूरी व्यवस्था को चलाते थे। यानी कि जिसको हम लोग वर्तमान में जर्मनी बोलते हैं, इटली बोलते हैं, स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये सभी डिवाइडेड थे इनटू द डचीज, कैंटोन्स और जो है किंगडम्स में। और इन पे जो रूलर्स थे उस वक्त के जो एम्परर हुआ करते थे, अपनी शासन व्यवस्था को बिल्कुल फ्रीली चलाया करते थे। लेकिन आपको समझना होगा कि कैसे इतनी ज्यादा जो देश आज हमें दिख रहे हैं वो बने, तो बने कैसे, वो अपने अपने एथनिक कंपोजिशन की मदद से बने होंगे। और उनको बनाने के लिए सबसे पहला जो मेजर फैक्टर बना रहा होगा वो रहा होगा नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को इन सभी लोगों में, जो लोग एक आइडियोलॉजी को, जो कॉमननेस एक लोगों को एक होता है ना, कॉमन आइडेंटिटीज, कलेक्टिव आइडेंटिटीज, कलेक्टिव बिलोंगिंग, वो उन सभी के अंदर डेवलप करनी पड़ी होगी। और वो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी कैसे डेवलप हुई होगी, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो स्टार्ट हमारा जो लेक्चर है इसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ये आप जो है मिड 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो यूरोप का मैप कुछ इस तरीके से दिखता था, जिसमें कि आप देख सकते हैं तमाम अंपायर, इधर जो ऑटोमन अंपायर, आपको इधर जो है, इधर सभी तमाम जितने भी आप मैप को ध्यान से अगर जूम करके स्क्रीनशॉट लेंगे तो सभी अंपायर्स आपको, किंगडम्स, तमाम चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। यानी जो देश आप वर्तमान में देख रहे हैं वो देश कुछ इस तरीके से नहीं थे, वो तमाम अंपायर्स में बटे हुए हमें देखने को मिलते थे। जैसे
आपका एक एग्जांपल समझाएगा इस पूरे टॉपिक में हैब्सबर्ग अंपायर का। तमाम अंपायर थे लेकिन उसमें एक हैब्सबर्ग का अंपायर का नाम आपको समझाने का प्रयास करेगा इस चैप्टर, क्योंकि उसमें कितनी डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करती है और उन सभी डाइवर्सिटीज में इमर्ज करना नेस्लियम की आइडियोलॉजी को एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। यानी कि एक बार फिर से आप अपने रास्ते से न भटके। हम क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने पढ़ा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से हमने देखा था कि जो फ्रांस में नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो आगाज हो गया था वो कैसे स्प्रेड आउट होगा ऑल ओवर द यूरोप में। तो फ्रांस में आगाज तो हो चुका था, चिंगारी तो आ चुकी थी, लेकिन अब वो चिंगारी ऑल ओवर द यूरोप में कैसे फैलेगी, इस पॉइंट्स को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। हमने फ्रांस का केस पढ़ा, अब यूरोप में देखते हैं क्या चल रहा है। क्योंकि फ्रांस भी यूरोप का ही हिस्सा है, लेकिन अब फ्रांस का प्रभाव या फ्रांस का इंपैक्ट ऑल ओवर द यूरोप क्या पड़ने वाला है। जैसे अगर बात करें नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो लिखा है कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप were under autocratic monarchies within the territories of which lived in diverse people। हम जानते हैं जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न यूरोप था were under the autocratic monarchies, यानी वहां पर मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करती थी और उन सभी एम्पायर्स में बड़े ही डाइवर्सिटीज थी। डाइवर्स पीपल, डाइवर्स एथनिक कंपोजिशन वाले लोग एग्जिस्ट किया करते थे और दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। यानी कि उनके बीच में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटीज नहीं थी, फिर भी वो एक एम्पायर के अंतर्गत रहते थे। उनके अंदर कोई कॉमननेस नहीं था, कॉमन कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता था, फिर भी वो एक एम्पायर के अंदर एग्जिस्ट किया करते थे। यानी कि ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटीज, अभी डाइवर्सिटीज का हम एग्जांपल पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि आपका पूरा जो ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप था वो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में एग्जिस्ट किया करता था और उन सभी टेरिटरीज में जो लोग रहते थे वो अलग अलग बड़े ही डाइवर्स थे। उनकी भाषाएं अलग थी, उनकी व्यवस्थाएं अलग थी, उनकी जो एथनिक कंपोजिशन अलग थे, फिर भी वो एक साथ रहते थे। लेकिन एक साथ रहते हुए भी उनके बीच में कोई भी कॉमन कल्चर, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी। यहां तक कि वो डिफरेंट लैंग्वेज को भी क्या करते थे, बोलते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको समझाएगा हैब्सबर्ग अंपायर का। हैब्सबर्ग अंपायर जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन अंपायर के अंतर्गत जो है, अंतर्गत मतलब कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला क्षेत्र है उस पर पूरा ये हैब्सबर्ग अंपायर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हैब्सबर्ग अंपायर की अगर बात करेंगे, ये आप मैप देख सकते हैं, मैप में आप देखेंगे ये पूरा जो है, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, ये पूरा हैब्सबर्ग अंपायर है। क्या है? हैब्सबर्ग अंपायर, यानी हैब्सबर्ग अंपायर ऑफ ऑस्ट्रिया। इसमें तमाम देश, ये सभी देश जो है वर्तमान में जो देखने को मिलते हैं वो सभी मतलब कि उस वक्त भी थे, लेकिन ये जो सभी टेरिटरीज है वो हैब्सबर्ग अंपायर के अंडर कंट्रोल आती थी और उन्हीं पूरे टेरिटरीज को मिला के जो साम्राज्य बनता था उसको हम लोग बोलते थे हैब्सबर्ग अंपायर, जिसमें कि बोहेमिया, हंगरी, आपका ईस्ट गैलिसिया, वेस्ट गैलिसिया और ऑस्ट्रिया, ये तमाम जो टेरिटरीज थी वो सभी आती थी किसमें, हैब्सबर्ग अंपायर में। किसमें आती थी? हैब्सबर्ग अंपायर में। तो इस हैब्सबर्ग अंपायर में जो डाइवर्सिटीज थी, एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं कि इतनी डाइवर्सिटीज को एक साथ लेके क्या कोई एम्परर, कोई राजा, कोई व्यवस्था सर्कुलेट की जा सकती है। तो एक बार समझते हैं उसको कि द हैब्सबर्ग अंपायर में लिखा है कि द हैब्सबर्ग अंपायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, इसके ऊपर रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी, जो जिसमें आते थे। फॉर एग्जांपल वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। वो बहुत सारे लोगों का डिफरेंट टेरिटरीज का क्या था, पैचवर्क था। कौन सा अंपायर? हैब्सबर्ग अंपायर। और उसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अल्पाइन रीजन भी उसमें इंक्लूड था। किसमें? हैब्सबर्ग अंपायर में। टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सडनलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। यानी इन सभी क्षेत्रों में जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, अभी एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या है, जो कुलीन वर्ग थे, क्लास 9th में पढ़ा होगा, राजशाही व्यवस्था संबंधित लोग, यानी राजशाही लोग या शाही लोग जिसको हम बोलते हैं, जो राजा के परिवार, राजा के जो है रिलेशन वाले सभी लोग एरिस्टोक्रेट क्लास कहलाते थे, एरिस्टोक्रेसी वाले सिस्टम में आते थे। कुलीन वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, अभिजात वर्ग बोलते हैं, जो श्रेष्ठ माने जाते थे उस वक्त व्यवस्था में, तो
वहां पे जो अरिस्टोक्रेसी थी इन सभी क्षेत्रों में, ऑस्ट्रिया, सडनलैंड एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द अरिस्टोक्रेसी क्या बोलते थे, जर्मन स्पीकिंग, क्या बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज को बोलते थे। यानी इस क्षेत्र में, यानी देखो हैप्सबर्ग अंपायर में ही इतने क्षेत्रों में जो अरिस्टोक्रेसी थे या अरिस्टोक्रेटिक क्लास थे वो जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज को बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज को बोलते थे। और साथ ही साथ इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लैम्बार्डी एंड वेनेटिया। यानी हैप्सबर्ग एम्पायर में ये सभी आते थे, साथ में आपका इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी आते थे, जैसे लैम्बार्डी और वेनेटिया। बात करें नेक्स्ट की तो हंगरी की बात करेंगे। तो हंगरी की जो आधी पॉपुलेशन थी, अगर हम उसकी बात करें तो आधी पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज को बोलते थी, मैग्यार लैंग्वेज को। क्या बोलती थी, मैग्यार लैंग्वेज को बोलती थी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हंगरी की जो आधी पॉपुलेशन थी, जबकि आपका जो है डाइवर्सिटीज को दिखाते हुए ये पूरे टॉपिक हर कंटेंट चल रहा है, जिसमें दिखा रहा है कि एक ही हैप्सबर्ग एम्पायर है, उसमें ये सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं। कहीं पे कुछ लैंग्वेज है, कहीं पे जो है कुछ लैंग्वेज चल रही है। वहीं पे हंगरी की बात करें, हंगरी जिसपे भी जो भी किस साम्राज्य में आता था हैप्सबर्ग एम्पायर में, वहां पर जो आधी पॉपुलेशन थी वो किस लैंग्वेज को बोलती थी, मैग्यार लैंग्वेज को बोलती थी। एंड वाइल द अदर हाफ स्पोक इन वैरायटी ऑफ द डायलेक्ट्स, और वहीं पे आधी जो बची आबादी है वो अलग अलग विभिन्न प्रकार की भाषाओं को, बोलियों को बोलते हुए देखने को मिल जाती है। यानी कि आपकी हंगरी की बात करें तो हंगरी में आधी से अधिक आबादी आपकी मैग्यार लैंग्वेज बोलती थी, लैंग्वेज है, और आधी जो बची आबादी है वो डिफरेंट डायलेक्ट्स को क्या करती थी, प्रैक्टिस करती थी, बोलती थी। और गैलिसिया की बात करें तो गैलिसियम जो इस एरिस्टोक्रेसी थे वो किस लैंग्वेज को बोलते थे, पोलिश लैंग्वेज को, यानी पोलैंड वाली जो भाषा है पोलिश लैंग्वेज को बोलते थे। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट्स ग्रुप देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। यानी कि इन तीन डोमिनेंट ग्रुप की अगर बात करें, ये तीन डोमिनेंट ग्रुप कौन से हो गए, एक आपका हो गया इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, एक आपका हो गया जर्मन स्पीकिंग क्या बोलते हैं आपका जो है जर्मन स्पीकिंग जो व्यवस्था है, एक इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस है, और एक आपका पोलिश है। यानी कि इन तीन मेजर जो डोमिनेंट ग्रुप थे, इनके अलावा इनकी बाउंड्रीज में, किसकी बाउंड्री में, हैप्सबर्ग अंपायर की बाउंड्रीज में, आपके विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द अंपायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, बड़ी ही संख्या में किसान पीजेंट देखने को मिल जाते थे। अब वो सब भी अलग अलग भाषाओं को बोलते थे। यानी कि ये तीन जो मेजर स्पीकिंग जो ग्रुप्स हैं वो तो एक अंपायर के अंतर्गत है ही, और इनके अलावा इन बाउंड्रीज में, यानी कि हैप्सबर्ग अंपायर के अंतर्गत हमें देखने को मिलता था कि अलग अलग जो पीजेंट्री ग्रुप है वो सभी अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग डायलेक्ट्स को प्रैक्टिस करते देखने को मिल जाते हैं। यानी कि ये पूरा पॉइंट दिखा रहा है कि है तो एक हैप्सबर्ग अंपायर, क्या है, हैप्सबर्ग अंपायर, लेकिन कितनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है, यानी कि सच डिफरेंसेस डिड नॉट येट इजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। यानी कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज को वास्तव में क्या आप जो है कहीं से इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, यानी कि पॉलिटिकल यूनिटी के लिए आप बहुत इजीली उसको प्रमोट कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं क्या, या बहुत आसान है क्या, तो वही कह रहा है कि डिफरेंट डिड नॉट इजीली, बहुत आसान नहीं है इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज के बीच में पॉलिटिकल यूनिटीज को क्या करना, प्रमोट करना। यानी कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है हैप्सबर्ग जैसे एक अंपायर में, और उस अंपायर में पॉलिटिकल यूनिटीज की बातों को करना, उस चीज को प्रमोट करना आसान काम नहीं है। सो द ओनली टाई बॉन्डिंग दिस डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर। यानी कि अब बात करें अगर मान लीजिए कोई हैप्सबर्ग अंपायर है, अब ये हैप्सबर्ग अंपायर के जो लोग हैं, जो हैप्सबर्ग अंपायर के लोग हैं, इनके बीच कोई कॉमननेस नहीं थी भी नहीं भी थी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी थी, लेकिन एक बात ये बोल रहा है कि द ओनली बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप, इन सभी डाइवर्स ग्रुप को सिर्फ एक ही चीज बाइंड करती थी, और वो क्या थी कि कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, यानी सम्राट के प्रति जो कॉमन एलिगेंस था या फिर निष्ठा थी, श्रद्धा थी, बस वही चीज इनको बाइंड करती थी, बाकी इनके बीच में कोई भी कॉमननेस हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो बोल रहा है अब आगे से, अब आपको सोचना है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो सोचिए कि यूरोप में कैसे आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, यानी राष्ट्र राज्य की बात और साथ ही साथ नेशनलिज्म की बात
कैसे इमर्ज होगी। तो बताइए, आपको सोचना ये है कि जब इतना डाइवर्स सिर्फ हैब्सबर्ग अंपायर है, तो यूरोप में ऐसे तमाम अंपायर एग्जिस्ट किया करते थे और उस सभी अंपायर्स के सभी लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे। तो बताइए कि हाउ डिड नेशनलिज्म, तो कैसे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट यानी नेशन स्टेट के जो आइडिया हैं कैसे इमर्ज होंगे, ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है। तो आप समझ सकते हैं कितना चैलेंजिंग टास्क यूरोप में राष्ट्रवाद को पैदा करना है। हम लोग समझ चुके हैं कि अब क्या होगा अगला पॉइंट। तो अगले पॉइंट्स में आपको शुरू होती है, जब किताब आप ओपन करेंगे अपनी बुक, तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब हम यूरोप की सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि समाज में क्या क्या डाइवर्सिटीज थी, कौन कौन लोग कैसे थे, क्या नहीं थे, क्या करते थे, कैसी व्यवस्था थी। तो वहां पे दो क्लास, दो वर्ग हम बेसिकली देखने को मिल रहे थे, एक सबसे अमीर और एक सबसे गरीब। लेकिन एक समय आया कि एक सबसे अमीर एक सबसे गरीब, बीच में एक मध्यम वर्ग भी आया जिसको हम लोग बोले न्यू मिडिल क्लास। क्या बोले? न्यू मिडिल क्लास बोला गया। तो एक एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास के बारे में थोड़ा सा हम लोग अब जानने वाले हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरिस्टोक्रेटिक क्लास। किसके बारे में देखेंगे? एरिस्टोक्रेटिक क्लास में, जिसमें लिखा है कि सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। बात करें अगर उस कॉन्टिनेंट की, यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वहां पे सोशली और पॉलिटिकली जो है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे वही मेजर रूप से डोमिनेट करने वाले क्लास थे, यानी डोमिनेट वही लोग करते थे। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड, यानी जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे वो किस प्रकार से यूनाइटेड थे? बाय देयर कॉमन वे ऑफ लाइफ, यानी उनका जो सामान्य रूप से उनका जो जीवन शैली थी, कॉमन वे ऑफ जो लाइफ था, उसके माध्यम से वो कट अक्रॉस द रीजनल डिवीजन। भले रीजनल डिवीजन था, लेकिन जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास के जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे वो अपनी कॉमन वे ऑफ लाइफ के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। एक बार फिर से आप समझिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग अब यूरोप की सोसाइटी के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो हम जानते हैं एरिस्टोक्रेसी ही पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाला ग्रुप था ऑल ओवर द यूरोप में, और ये जो ग्रुप था वो बेसिकली जितने भी लोग थे, रीजनल डिफरेंसेस थे, लेकिन पूरे यूरोप में जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे वो आपस में जुड़ी रहते थे थ्रू द कॉमन वे ऑफ देयर लाइफ, कॉमन वे ऑफ लाइफ। इसके माध्यम से वो आपस में क्या रहते थे? जुड़े रहते थे। सो दे ऑन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउस। ये उनके बारे में थोड़ी बड़ी बातें बता रहा है कि ये ऑन करते थे क्या? स्टेट्स कहाँ पे? कंट्री साइड में, यानी गांव की तरफ, और टाउन हाउस यानी गांव में, शहरों में, हर क्षेत्र में अपने जो है घरों को क्या करते थे? इनके जो व्यवस्थाएं रहती थी, मतलब हर चीज़ की व्यवस्थाएं इनकी रहती थी। एंड दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन द हाई सोसाइटी, यानी और ये जितने भी एरिस्टोक्रेसी क्लास थे, एरिस्टोक्रेसी वो आपस में कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज को। एरिस्टोक्रेसी जो थी वो अपने आपस में फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे फॉर द डिप्लोमेटिक रीजन। किसके लिए? डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से आपस में कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज को, चाहे वो मामला सिर्फ डिप्लोमेसी का हो और अपनी हाई सोसाइटी को दिखाने का हो। यानी जितने भी एरिस्टोक्रेसी क्लास के मेंबर थे, मैक्सिमम प्रयास वो उनका रहता था कि वो डिप्लोमेसी के दृष्टिकोण से, कूटनीति के दृष्टिगत तरीके से, यानी कूटनीति के दृष्टिकोण से वो आपस में फ्रेंच लैंग्वेज को बोला करते थे, और साथ ही साथ अपनी हाई सोसाइटी को दिखाने के लिए भी वो फ्रेंच लैंग्वेज को आपस में बोला करते थे। यानी कि जितने भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे ऑल ओवर द यूरोप, वो आपस में कॉमन वे ऑफ लाइफ के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्टेड रहते थे। एंड देयर फैमिलीज की बात करें, वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। भाई सेम लेवल में सब शादी करते थे, विवाह करते थे, तमाम चीजें इन सभी चीजों के माध्यम से भी जुड़े रहते थे। जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि लुई 16 की शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था, मैरी एंटोनियट से। लुई 16 क्या था? फ्रांस का राजकुमार था। यानी ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे वो आपस में शादी के बंधनों से भी आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते थे, कॉमन वे ऑफ लाइफ के साथ एक साथ जुड़े रहते थे, भाषा के माध्यम से जुड़े रहते थे। यानी भले इनके क्षेत्र अलग अलग रहते थे, लेकिन वे अपने कॉमन वे ऑफ लाइफ के माध्यम से आपस में जुड़े रहते थे। एंड दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। और ये जो पावरफुल जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है वो संख्यात्मक रूप से बहुत कम था। ये चीज हम लोग समझ चुके हैं किसके बारे में? एरिस्टोक्रेसी, यानी द एरिस्टोक्रेसी क्लास की कंडीशन क्या है ऑल ओवर द यूरोप की बात करें तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। एक वर्ग जो था किसान मजदूर वर्ग था, एक आप देख रहे हैं कि एरिस्टोक्रेसी क्लास है, एक वर्ग कौन सा है? आपका किसान वर्ग है, जो बिल्कुल जो है
डिपेंडेंट है किस पे, इन्हीं लोगों पे। जैसे कि द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप द पेजेंट्री। हम जान गए कि एरिस्टोक्रेसी जो क्लास थी वो संख्यात्मक रूप से क्या थी, कम थी, और संख्यात्मक रूप से तब अधिक कौन था, तो वो थे पेजेंट्री। कौन थे, पेजेंट्री, यानी कि जो किसान, खेतीहर, मजदूरी, ऐसे तमाम जो लोग थे वो थे अधिक संख्या में, वो थे मेजोरिटी में। एंड टू द वेस्ट, वेस्ट की बात करें यानी वेस्टर्न पार्ट की बात करें, द बल्क ऑफ लैंड वॉज फॉर्म्ड बाय द टीनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर्स। यानी बात करें वेस्टर्न पार्ट में, वेस्ट पार्ट की बात करें तो जो बल्क ऑफ लैंड था उस पे खेती कौन करते थे, टीनेंट और स्मॉल ऑनर, छोटे छोटे किराएदार या फिर जमीन उधारी लेकर खेती करने वाले लोग, छोटे छोटे किसान, ये लोग अपनी खेती को वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में इस तरीके से खेती करते थे। यानी खेती किराए पे लेकर खेती की जाती थी, ये तमाम चीजें थी। लेकिन वहीं पर ईस्टर्न की बात करें यानी पूर्वी और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो जो पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग था वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट विच वर द कल्टिवेटेड बाय द सर्फ्स। जहां पर जो खेती होती थी किसके माध्यम से, सर्फ्स के माध्यम से। सर्फ्स का मतलब क्या होता है, दास या गुलाम, यानी गुलामों के माध्यम से खेती हुआ करती थी। किस पार्ट में, ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में। यूरोप के ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में जो लैंड होल्डिंग का जो प्रोसेस था, जो पैटर्न था, वो किस तरीके से था कि वहां पे खेती सर्फ्स करते थे, यानी गुलाम खेती करते थे, दास, जिसको हम लोग बंधुआ मजदूर बोल सकते हैं, जो भी ऐसा कुछ बोल सकते हैं। वहीं पे वेस्टर्न पार्ट की अगर बात करें तो छोटे छोटे किसान वहां पे खेती करते थे, चाहे वो मामला छोटे छोटे किसान अपनी ज़मीन खुद पे करते हो या किराए पे लेके ज़मीन करते हो। लेकिन वहीं पे ईस्टर्न और सेंट्रल की बात करें तो वहाँ पे सर्फ्स खेती किया करते थे। यानी हम लोग समझ चुके हैं कि यूरोप में एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास था और एक जो है किसान वर्ग था। जो किसान वर्ग को भी बात करें तो वेस्ट में कैसे थे किसान और ईस्ट और सेंट्रल में कैसे किसान थे। लेकिन वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ साथ एक नया वर्ग समाज में पैदा होने जा रहा है और उस वर्ग का नाम है द न्यू मिडिल क्लास। क्या नाम है, न्यू मिडिल क्लास। अब ये न्यू मिडिल क्लास इमर्ज कैसे होता है, हम जानते थे कि या तो एरिस्टोक्रेसी थी या तो पुअर पेजेंट्री थी। कौन थी, पुअर पेजेंट्री। ये दो ही वर्ग वहां पे दिखने को मिलता था। लेकिन ये बीच में एक नया वर्ग पैदा हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं, न्यू मिडिल क्लास। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, एक एक पॉइंट्स को इंटरलिंक कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे आप। In western and parts of the central Europe, the growth of industrial production and trade means that the growth of towns and the emergence of commercial class. Emergence होता है किसका, commercial class का, whose existence was based on the production of the market. देखिए जो लाइन में पढ़ रहा हूँ वो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप लाइन को अपनी बुक में देखते चले जाएंगे और सारी चीजें आप क्लियर करते चले जाएंगे। एक बार पढ़ें एक बार समझें, एक बार पढ़ें एक बार समझें। यानी कि कह है कि वेस्टर्न पार्ट्स और यूरोप के वेस्टर्न पार्ट की अगर बात करें तो वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। हम लोग जानते हैं, सॉरी, वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया था, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका देखने को मिल गया था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो ग्रोथ ऑफ टाउन्स यानी शहर बनने शुरू हो जाते हैं, अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। और अर्बनाइजेशन जब शुरू होता है तो एक क्लास पैदा होती है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमर्शियल क्लास, व्यवसायिक वर्ग, जो जिसका काम ही क्या है, जिसका एग्जिस्टेंस ही किस पे आधारित है, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, यानी मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना ही उसका क्या है, प्रमुख काम है। यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, टाउन्स का ग्रोथ हुआ, कॉमर्शियल क्लास इमर्ज हुई और जिससे कि जो कॉमर्शियल क्लास थी इसका काम ही क्या था, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। इसका काम ही किस पे आधारित था, मार्केट के लिए बनाना, काम करना, उत्पादन करना। यानी कि अब एक नया वर्ग पैदा हो रहा है धीरे धीरे यूरोप में बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। In its wake, a new social group come into being a working class population and middle class made of industrialists, businessmen and professional, जिससे कि एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इमर्ज शुरू हो गई। वर्क जो काम करने वाली पॉपुलेशन यूरोप के समाज में, सोसाइटी पैदा हो गई, जिसमें कि हम लोग जानते हैं, हम जिसको क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास, जो कि किससे बने थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी देखने को मिल गए, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ऐसे तमाम लोग अब हमें यूरोप में देखने को मिल गए। क्योंकि ये जो नए सोशल जो ग्रुप्स थे जो बनने शुरू हो गए, पैदा होने लगे, कहाँ पे, यूरोप की सोसाइटी में। यूरोप की सोसाइटी में जिसकी वजह से हमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, तमाम चीज़ें, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन उभर के सामने आई। और
इन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द 19th सेंचुरी। यानी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहा है कि ये जो ग्रुप थे 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी तक ये क्या थे, बहुत ही कम थे। क्या थे, बहुत कम थे। 19th सेंचुरी तक ये ग्रुप, कौन से ग्रुप, न्यू मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास जो जिसको हम बोल सकते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन उस वक्त यूरोप में बहुत ही कम थे। क्या थे, बहुत ही कम थे। एंड इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। That idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularities। अब आदमी के पास पैसा होता है और जब उसके पास पैसा हो जाता है तो वो शिक्षित होता है, और जब शिक्षित होता है अवेयरनेस उसके अंदर आती है। जब अवेयरनेस आती है तो वो क्वेश्चन करता है, और जब क्वेश्चन करता है तो उसके आंसर को ढूंढता है, नहीं मिलता है तो फिर वही राष्ट्रवाद शुरू होता है। यानी कि इट वाज अमंग द एजुकेटेड, इसमें जो एजुकेटेड लोग थे, जिसमें कि हम लोग लिबरल मिडिल क्लास, अभी इसको हम लोग जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, इस पॉइंट को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे आने वाले सेशंस में। लिबरल मिडिल क्लास जिनके जो आइडिया थे, अब किस चीज के आइडिया, नेशनल यूनिटी के लिए, जो फॉलोइंग किसको कर रहे थे, एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस थे, मतलब जो मिडिल क्लास में जो शिक्षित वर्ग आया वो इस बात को क्वेश्चन करने लगा। क्या करने लगा, उनके अंदर ये आइडिया आ गया, क्या, नेशनल यूनिटी का, राष्ट्रीय एकता का, और साथ ही साथ एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। यानी जो एरिस्टोक्रेटिक, जो एरिस्टोक्रेसी जो क्लास है, एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास जो प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रही हैं, उस पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि उसको क्या कर दिया जाए, एबोलिशन कर दिया जाए। किसको, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को, जो कि बहुत ही ज्यादा इन चीजों को भी है पॉपुलरिटी मिली हुई है उसमें। यानी कि ये एक वर्ग जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्किंग का क्लास पॉपुलेशन, जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल आते थे। कब, एरिस्टोक्रेसी पहले थे, उसके बाद कौन आया, न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास कैसे आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। किसके बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक कमर्शियल क्लास क्या होती है, इमर्ज होती है, जिसकी वजह से वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का जन्म होता है। और इसमें कि हमें तमाम ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं, और इनकी संख्या 19वीं शताब्दी तक काफी कम थी। लेकिन आप जानते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो इसमें आबादी कम थी, लेकिन जो इसमें एजुकेटेड लोग थे अब इस बात पे क्वेश्चन करना, आइडिया रखना शुरू कर दिए नेशनल यूनिटी पे और एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस पे। तो ये जो वर्ग रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यू मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं, न्यू मिडिल क्लास। आई होप आप आज के टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और नेशनलिज्म इन यूरोप में कैसे, राष्ट्रवाद कैसे यूरोप में पैदा होगा, उसको प्रोसेस को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हमने क्या देखा कि यूरोप में कितनी डाइवर्सिटीज है। यूरोप में जो देश आज वर्तमान में देख रहे हैं वो देश पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। पहले वो सभी जो देश आज हम अब देखते हैं वो सभी अलग अलग अंपायर्स में एग्जिस्ट किया करते थे, और उन अंपायर्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज थी, और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज थी। तो इसके बाद अब कहानी शुरू कर रहा है कि कैसे आप इस डाइवर्सिटीज को समझाने के लिए उसने एक हैब्सबर्ग अंपायर के एग्जांपल को भी समझाया, और फिर उसने कहा कि भाई अब कैसे बताओ कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी और नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है कैसे इमर्ज होगा। तो उसके पढ़ाने के लिए यूरोप के समाज को समझा रहा है कि यूरोप के समाज में एक वर्ग था एरिस्टोक्रेटिक क्लास और एक वर्ग था पुअर पेजेंट्री, लेकिन एक नया वर्ग पैदा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू मिडिल क्लास। क्या बोलते हैं, न्यू मिडिल क्लास। और हम लोग जानते थे जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी अपनी कॉमन वे ऑफ लाइफ के माध्यम से ऑल ओवर द यूरोप में डोमिनेंट क्लास की तरह अपनी पावर को एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद इनकी संख्या क्या थी, बड़ी कम थी। लेकिन हम जानते हैं एक और छोटा सा ग्रुप था जिसको हम लोग पुअर पेजेंट्री बोलते हैं। उनकी कंडीशन ईस्ट में कैसी थी, वेस्ट में कैसी थी, सेंट्रल में कैसी थी, इसको हमने जाना। और फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चूंकि जब उसमें 18वीं सदी के मध्य में होता है और यूरोप में, तो उसका प्रभाव पड़ता है यूरोप में, और एक वर्किंग क्लास या कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन पैदा होती है जो कुछ धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में उभरना शुरू करते हैं। और इनकी भी संख्या 19वीं सदी तक बड़ी कम रहती है। लेकिन इसमें जो एजुकेटेड लोग रहते हैं, लिबरल मिडिल क्लास, उनकी आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी और एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, इन सभी चीजों पे अब वो जोर देना शुरू करते हैं। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर। यानी कि लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म को हम पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आज के सेशन में द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म
इन यूरोप आप जो है समझ पा रहे होंगे कैसे एक एक कॉन्सेप्ट कैसे 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 लाइन टू लाइन हम लोग सीक्वेंस फॉर्म में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। अब हम लोग उसमें यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब लिबरलिज्म क्या होता है, लिबरल नेशनलिज्म क्या मतलब है। इसके बाद एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आपका कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, जिसमें कि हम लोग वाटरलू की लड़ाई का जो परिणाम था उसको हम लोग देखेंगे, ट्रीटी ऑफ वियना को देखेंगे और ऐसे ही अपने सभी टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। सो आई होप आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और सभी टॉपिक को आप बिल्कुल आज के सेशन में ही क्रिस्टल क्लियर कर लिए होंगे। इसी के साथ सेशन को साइन अप करते हैं। इफ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर लविंग वन। इसी के साथ सेशन को हम साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।